नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं शिव कुमार। मेरे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संदीप यादव जी। स्वागत और अभिनंदन। आज इकाई करोड़ों फोन घनघना उठे, लोग असमंजस में पड़ गए। क्या हुआ, क्यों मेरे फोन पर इतना लंबा मैसेज आ गया, क्या कारण है, कौन सा अलर्ट है, क्या हुआ, कोई आपदा आने वाली है? जिस तरीके से मैसेज आया ये आपके सामने स्क्रीन पर है, इससे सब घबरा गए। तो मुझे लगा कि बात करनी चाहिए, क्योंकि देश में कई तरीके के संकट चल रहे हैं। ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध चल रहा है, साथ ही चुनावी युद्ध चल रहा है जिसमें कभी भी कुछ आपदा आ सकती है, क्योंकि जैसे बता रहे हैं एक दोनों पक्ष 200 सीटें ही कम नहीं ला रहे हैं। और तीसरा गैस का संकट, चौथा तेल का संकट, और पांचवा भूख से बेहाल लोग। आप आए दिन देख रहे हैं, फले परिवार ने रात को जहर खा लिया, फला लोगों ने सुसाइड कर लिया। ये सब चीजें क्या है? तो ऐसे में जब ये कोई फोन घनघनाए और उस पर अलर्ट आए कि भारत ने स्वदेशी तकनीक का उपयोग करते हुए सेल ब्रॉडकास्ट सेवा शुरू की है, जिससे नागरिकों को आपदा की तत्काल सूचना मिल सकेगी। सतर्क नागरिक, सुरक्षित राष्ट्र, इस संदेश को प्राप्त करने पर जनता को कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। यह एक परीक्षण संदेश है भारत सरकार। ये मैसेज सबके फोन, जो फोन पर बात कर रहे थे वो घबरा गए कि मेरे फोन में क्या हो गया, मेरे फोन पे क्या आ रहा है। तो इस बात को समझने के लिए हमें लगा प्रोफेसर डॉक्टर संदीप यादव जी से बात की जाए, क्योंकि इस बात को समझने की बहुत जरूरत है। तो संदीप जी, क्या है ये पूरा मामला? पूरा देश असमंजस में, करोड़ों फोन घनघना उठे हैं। जी शिव कुमार जी, सरकार ने कल इसको नोटिफाई कर दिया था। लोगों के फोन पे मैसेज भी गए थे। हालांकि मैंने अपना खुद मैसेज नहीं देखा था, लेकिन मैंने इसको न्यूज में पढ़ा था, जो ऑनलाइन न्यूज होती है। ये सेल ब्रॉडकास्ट सिक्योरिटी अलर्ट था, जिसमें आपके फोन में जोरदार एक आवाज होती है, वाइब्रेशन होता है और अनयूजुअल होता है, तेज जोर से आवाज होती है और वाइब्रेशन बहुत जोर से होता है, जैसे लगता है कि ऐसा कभी नहीं हुआ हो फोन में। और ये जो है जैसे कि आपके किसी भी एरिया में जहाँ टावर लोकेटेड है सेल का, उस टावर से सारे सेल्स में ब्रॉडकास्ट के माध्यम से ये मैसेजेस जाते हैं। और ये मैसेजेस अलर्ट हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम है ये अलर्ट बताता है कि कहीं कोई आपदा या मुश्किल आने वाली है, आप अलर्ट हो जाइए। तो इसकी टेस्टिंग की है भारत सरकार ने। हालांकि भारत सरकार इस तरह की तमाम तरह की आपदाओं से निपटने में के जो एक तरह के सिस्टम है उसमें बहुत पीछे है दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में। लेकिन फिर भी ये एक सुकून वाला मसला है। इसको बताया जा रहा है कि ये सेल ब्रॉडकास्ट सिक्योरिटी सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम है, और बेसिकली इससे लोगों को किसी भी आपदा से बचाव के लिए अलर्ट किए जाने का उद्देश्य है। ठीक शिव कुमार जी? नहीं, मैंने आपकी बात समझ ली कि अलर्ट सिस्टम है, लेकिन एकाएक करोड़ों फोन घनघनाए तो आप जनता में तो पैनिक होने की बात तो हो जाएगी, क्योंकि कई समस्याएं चल रही हैं, विश्व स्तरीय चल रही हैं, देश में आंतरिक चल रही हैं। ऐसा तो इन्होंने अलर्ट कोरोना में भी सेट नहीं किया है, लेकिन क्या इस अलर्ट से लोगों में जागरूकता फैलाई जाएगी या फिर कोई और इसके पीछे राजनीतिक मंशा रहेगी? देखिए, अब टेक्नोलॉजी का कैसे यूज किया जाता है, सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम कहा है सरकार ने, लेकिन आपकी जो बात है उसको भी पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता। याद करिए वो घटना जिसकी वजह से एक सिक्योरिटी मैंने एक तरह की खुफिया एजेंसी है इजराइल की, मोसाद जिसे कहते हैं, उसने लेबनान में पेजर में मतलब ऐसी चीजें इंस्टॉल की जिससे वो बम बन के फट गया, मैंने पेजर में विस्फोट हुआ। तो आपके फोन में इस तरह की चीजें इंस्टॉल की जा सकती हैं दूर से। पेगासस नाम का एक सिस्टम था जो बिना कुछ किए आपके फोन में एक्टिव हो सकता है और आपकी हर बात को वो सुनता रहेगा, आपका फोन ऑफ रहे या ऑन रहे। अगर बैटरी से डिस्चार्ज है तो शायद ना काम कर पाए, लेकिन अगर फोन ऑन है, टेबल पे भी रखा है, तो भी वो आपके सारे घर की बातें, आपकी बातें
बिना आपके फ़ोन को छुए ही सुन सकता है। तो इस तरह की चीज़ें हो सकता है कि इस तरह की चीज़ों का दुरुपयोग भी हो सकता है। फ़ोन तो आपकी निजता फ़ोन जब से आया आपकी निजता के खतरे बढ़ गए हैं, निजता के हनन के खतरे बढ़ गए हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा शिव कुमार जी कि आप जो कह रहे हैं, उसमें कहीं से भी कोई अतिशयोक्ति भी नहीं है और वो दावा जो है वो कहीं गलत भी नहीं है क्योंकि कहा तो इसको जा रहा है कि सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम है, लेकिन अब सरकार की नीयत क्योंकि विपक्ष ने भी पेगासस के मसले पर सवाल उठाया था, 100 लोग ऐसे थे जिनके फ़ोन सुने जा रहे थे और उसमें बीजेपी के भी लोग थे और सरकार ने उसको नकार दिया, जबकि वो सॉफ्टवेयर खरीदा गया था और बड़ी कीमत देके इज़राइल से खरीदा गया था। तो ये सब जो टेक्नोलॉजी का मसला है, इसमें क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, अब आज के ज़माने में एक एक्सपर्ट ही बता सकता है, लेकिन कभी-कभी एक्सपर्ट के भी बस की बात नहीं है। जी। संदीप जी, क्या ये माना जाए कि लगभग 90% लोगों के पास ये मैसेज पहुंचा होगा आज? अब देखिए मेरे पास कोई इस तरह का आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन नहीं, कल मैंने इस एक बात समथिंग 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 जो लोगों से खबरें हैं वो ज्यादातर लोगों की यही खबरें हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि हम 2 लोग बैठे हुए थे कमरे में और दोनों के फ़ोन में एक ही समय में वो अलर्ट आया। तो ये बात तो सही है कि जिस टावर से हमारा फ़ोन कनेक्टेड था, उस एरिया में एक ही बार में मैसेज गया है। तो सारे फ़ोन में मैसेज आया होगा, ऐसा मुझे लगा। संदीप जी, इस मैसेज के जरिए सरकार संदेश क्या देना चाहती है? क्या हमको अलर्ट पर रखना चाहती है? क्या हमें ये बताना चाहती है कोई आपदा आएगी तो हम सूचित कर देंगे, कोई संकट आएगा तो हम सूचित कर देंगे, या फिर जो आपने अभी मोसाद का जिक्र किया, पेगासस का जिक्र किया, क्या उस टाइप का कोई ये सरकार का एक अलर्ट के नाम पर कोई अपना तैयारी है? देखिए, जो घटना हुई बरगी डैम में जबलपुर में वो एकाएक मौसम खराब हुआ, तेज से हवा चलने लगी, संतुलन संतुलन जहाज का गड़बड़ हुआ और क्रूज का और वो डूब गया। तो इस तरह की चीजें जैसे कि कल कई जगहों पर ओले पड़े हैं इधर उत्तर भारत में। तो जी। सरकार का इस सिस्टम से उद्देश्य ये है कि कोई आपदा आना है या मौसम में कुछ एक्सट्रीम परिवर्तन होगा, कुछ चीजें होंगी जो होती रहती हैं, तो उनको वो लोगों को सूचित कर सकते हैं। कहीं कोई आग लग जाए और उस एरिया में जाने से और भी लोगों को मुश्किल हो जाए, तो वहाँ रोकने का, इस तरह के प्रयास को शायद एक्टिवेट करने का ये सरकार ये तरीका बता रही है। ये बता रही है सरकार कि ये जो आप आपातकाल की स्थिति आती है उसमें हम लोगों को अलर्ट करेंगे। उद्देश्य तो यही बताया गया है और फिलहाल ये है। लेकिन इसके दूसरे पहलू नहीं हो सकते हैं, इससे भी नकारा नहीं जा सकता और इस बात को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता। तो जो आप बातें कह रहे हैं पूरी तरह से गलत नहीं है, लेकिन अब तो समय आएगा तो बताएगा कि इन सब चीज़ों का क्या उपयोग किया जा सकता है, क्या दुरुपयोग भी हो सकता है। तो क्या संदीप जी, जैसे कल 993 रुपए सिलेंडर के बड़े, 261 छोटे सिलेंडर के बड़े, इस टाइप के भी मैसेज इस अलर्ट में डाले जाएंगे? नहीं, इस तरह के मैसेज अलर्ट में नहीं डाले जाएँगे। ये तो आपके इसका भार आपकी जेब पे डाला जाएगा क्योंकि अ, देखिए ऐसा है कि भारत जो है जितने सिलेंडर की खपत होती है, गैस की खपत होती है उसका केवल 47-48% प्रोड्यूस कर पाता है। मामून 53% जो हम बाहर से मंगाते हैं उसका 85 से 90% गल्फ से आता है, कतर से आता है, कुवैत से आता है, बहरीन से आता है, यूएई से आता है, सऊदी अरेबिया से आता है। होर्मुज में एक तो ईरान ने रोक लगा के ऊपर से अमेरिका ने भी रोक दिया है। तो ऐसी स्थिति में चीजें जो सप्लाई की चीजें हैं वो आ नहीं पा रही हैं। अब कमर्शियल गैस जो है शायद 19 किलो का सिलेंडर होता है और जो घरेलू सिलेंडर होता है वो 14 किलो का 14.2 किलो का होता है। अब जो ये कमर्शियल सिलेंडर है वो आपका करीब करीब 1,000 रुपया बढ़ गया, 993 रुपया। कि कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली कुछ फर्क है 2-4-5 रुपए का जगह जगह का। और उसकी वजह से सबसे बड़ा संकट ये है कि अब चीजों के दाम बढ़ जाएंगे और एक्चुअली इकोनॉमिक्स में इसको डोमिनो इफेक्ट कहते हैं शिव कुमार जी। तो डोमिनो इफेक्ट से क्या होगा कि जैसे जब सिलेंडर का दाम बढ़ेगा तो रेहड़ी पटरी वाले जो सड़क पे अपनी दुकानें लगाते हैं वो यही कमर्शियल गैस ही प्रयोग करते हैं। वो अपनी चीजों का दाम बढ़ा देंगे, खाने की चीजों का दाम बढ़ाएंगे, बाकी चीजों का दाम बढ़ाएंगे। फिर उसके बाद जो लोग उपभोक्ता है जो अपने यहाँ से पैसा कमाते हैं वो भी चीजों का दाम बढ़ाएंगे। जैसे ट्रक वाले हैं वो भाड़ा बढ़ा देंगे क्योंकि सप्लाई चेन में ये सब सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और इससे प्रभावित होगा, महंगाई बढ़ेगी। और इसका क्या उत्तर है, क्योंकि देखिए नोएडा में मजदूरों ने प्रोटेस्ट किया
और उन्होंने उस प्रोटेस्ट में ये बात निकल के आई कि मजदूरों का पिछले 5 सालों में जो मजदूरी है केवल 39 रुपया बढ़ गया है। तो जो भारत का धन है वो कुछ मुट्ठी भर लोगों के पास इकट्ठा हो गया है। ये एक तरह का बिलियनियर राज है शिव कुमार जी। याद रखिए अभी ये रिपोर्ट वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की आई, भारत जैसा गैर बराबरी वाला देश कहीं नहीं है। जैसे यहाँ कुछ लोग हैं जिनके पास पूरा धन है, मतलब 5% ऐसे लोग हैं जिनके पास 60% धन है इस देश का। तो ऐसे कैसे चलेगा? बाकी 50% लोगों के पास 10% लोगों के बराबर भी धन नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इतनी ज्यादा इनइक्वालिटी है कि बहुत मुश्किल है। और गैस सिलेंडर एक्चुअली जो गरीब लोग हैं इस देश के, जो 80% आबादी है, उनको प्रभावित करेगी। अब उनका जीना दुभर हो जाएगा। ऐसे में वो जिए कैसे? ये सबसे बड़ा संकट है। तो गैस खाली बस गैस का दाम बढ़ना नहीं है, गैस ने हमारी रसोई को प्रभावित किया है, हमारे जीवन को प्रभावित किया है, हमारे भोजन को प्रभावित किया। जो पैसा प्रोटीन में खर्च होना था, जो पैसा आपके शरीर को बनाने में खर्च होना था, अब वो गैस जलाने में होगा। संदीप जी, बड़ी तेजी से देश में महंगाई का गुब्बारा फूट रहा है, और इस महंगाई को अगर ऐसा माना जाए तो मैं इसे यूं कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश यादव कह रहे हैं वो योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, और सेंट्रल में जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। भाजपा आरएसएस बड़ी असमंजस में है कि हम क्या कहें। अखिलेश जी कहते हैं वो योगी जी लागू कर देते हैं, अखिलेश जी चले गए देखने बीजेपी की घायल विधायिका को, तो सारे बीजेपी के नेता भाग के अस्पताल पहुंचे। राहुल जी ने 29 तारीख को कहा कि गैस और तेल के दाम बढ़ेंगे, तो 1 तारीख को मोदी जी ने बाकायदा टाइमली बढ़ा दिए। तो क्या माना जाए, बीजेपी आरएसएस क्या करे कि बात तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी तय करा रहे हैं सरकारों में। देखिए शिव कुमार जी, ये देश की आरएसएस बीजेपी का मसला नहीं है, और ना ही कांग्रेस और सपा का मामला है। मामला है गरीब व्यक्ति के जीवन चलाने का, मामला है गरीबों की डिग्निटी का। इस देश में सबका मालिक तो अडानी है। इस देश में मुट्ठी भर लोग जो हैं वो सारी रिसोर्सेज पर काबिज हो चुके हैं। शिव कुमार जी 5वें तल पे अपना ऑफिस चलाते हों, लेकिन उनको कितना स्क्वायर फीट मिलता है दिल्ली में और उत्तर प्रदेश की जो इम्पोर्टेंट जगह है? क्या हमने जीवन में खाली संघर्ष सहने के लिए जन्म लिया है? सवाल ये बनता है, क्योंकि ये एक डेमोक्रेसी है। याद रखिएगा कल विश्व मजदूर दिवस था शिव कुमार जी, और मजदूरों को जो आजादी मिली ना, वो बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए, मुश्किल से 100 साल हुए। उससे पहले याद रखिएगा जितनी भी सभ्यता थी उसमें बंधुआ मजदूरी कराई जाती थी, उसमें गुलामी की प्रथा थी, और उसमें कुछ मुट्ठी भर लोग जो सामंती होते थे, जो राजा होते थे, वो सुख का जीवन जीते थे। कल एक फोटो वायरल हो रही थी शिव कुमार जी, एक जहाज में ऊपर, पहले क्या है कि पश्चिम के देशों में लोग पानी की जहाजों से ही ज्यादा यात्रा होती थी, क्योंकि वो मुख्य माध्यम था समुद्र में। उसके नीचे जो लोग थे मजदूर, वो चप्पू चला रहे हैं, और ऊपर बैठ के लोग जो है वो पार्टी कर रहे हैं, महिलाएं और पुरुष, गोरे लोग ही। तो जो जिनके पास संसाधन है वो ऊपर काबिज हैं, बढ़िया से जीवन जी रहे हैं, और जिनके पास नहीं है वो मजलूमों का जीवन जी रहे हैं। तो शिव कुमार जी, ये जो मसला है ना, हमको क्या करना है कि माने हमको का मतलब है कि जो आप कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि उनके कहने से दाम बढ़ गया, वो सही है, प्रेडिक्शन तो था ही। क्योंकि भारत सरकार जो है वो इन सब मसलों में उसकी कहीं कोई फोकस ही नहीं है। ये दाम बढ़ने थे, अगर दाम बढ़ने थे तो उसको ईरान से अपने संबंध बेहतर रखने थे। देखिए चीन पर बहुत हाल में असर पड़ा है इस युद्ध का, लेकिन भारत शुरू से ही प्रभावित है, क्योंकि हमारी जो विदेश नीति थी, कूटनीति थी, वो बहुत स्पष्ट नहीं थी, और इसकी कीमत हम चुका रहे हैं। हमारे पास हर चीज की कमी हो गई है। अच्छा, हमारे पास कोई इस तरह का मैनेजमेंट भी नहीं है चीन की तरह कि हम लंबे समय तक वेट कर लें, बिना गैस के चला भी लें। हमारी निर्भरता है तमाम तरह की चीजों पे। ना ही हम इलेक्ट्रिक के लेवल पर आत्मनिर्भर हैं, ना ही हम सोलर के लेवल पर आत्मनिर्भर हैं, ना ही हम गैस के लेवल पर आत्मनिर्भर हैं, ना ही हम जो पीएनजी होती है, पाइप नेचुरल गैस, उस पर आत्मनिर्भर हैं। तो हम आत्मनिर्भर किस पे हैं? हम आत्मनिर्भर हैं ओवर कॉन्फिडेंस पे। और उस ओवर कॉन्फिडेंस में ट्रंप कहता है कि इंडिया जो है वो हेल होल है, और इंडिया के लोग जो है वो गैंगस्टर्स विथ लैपटॉप हैं। हम जवाब नहीं देते हैं, कल तीसरा देश आएगा और इंडिया पर फिर वो सैंक्शन लगा देगा। तो देखिए, हमने अपनी संप्रभुता को गिरवी रख दिया है। हमने कुछ देश के संसाधन को कुछ लोगों की मुट्ठी में दे दिया है। अब कोई सवाल नहीं पूछता है इस देश में कि अडानी अंबानी इतने बड़े कैसे हो गए। अब इस देश में जो मोनोपोली है टेलीकॉम के
क्षेत्र में शिव कुमार जी, वो जियो की ही क्यों है? हमारा बीएसएनएल का टावर यूज किया गया जियो के लिए, बीएसएनएल बैठ गया और जियो जो है बस एक कंपनी बची हुई है और उसके मालिक हैं अंबानी। इस देश में टेलीकॉम जो इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर वो डेटा कल हमारा चुराता है, फोन से सब कुछ जुड़ा हुआ, हमको बेच देता है, हमको हमारे खिलाफ साजिश करता है, कौन जिम्मेदारी लेगा? एक प्राइवेट कंपनी क्या हमारा डेटा बचा पाएगी? वो जिम्मेदार है वो? सुप्रीम कोर्ट जैसी महत्वपूर्ण संस्था जो कहती है कि 27 लाख वोटर्स पश्चिम बंगाल के वो अगले साल वोट दे देंगे, हर 5 साल में एक नागरिक का अधिकार आप सुरक्षित नहीं कर पा रहे हो, तो इन संस्थाओं का क्या मतलब है? इन संस्थाओं ने कभी पूछा कि इस देश में किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास पैसा नहीं है और ये पॉलिटिकल पार्टी है, एक पॉलिटिकल पार्टी है जो अपने पार्टी का कहीं कोई माने जो आंकड़ा है वो देती नहीं है, चाहे वो पीएम केयर फंड हो, चाहे वो कोविड के केयर का फंड हो, वो सब कुछ उस पर क्यों नहीं साफ साफ बात की जाती है? उसका क्यों नहीं आंकड़ा दिया जाता है? इस देश में चुनाव कितने निष्पक्ष रह गए हैं शिव कुमार जी? एक पार्टी जिसके पास पैसा है वो जाके कोहराम मचा रही है, और जिसके पास पैसा नहीं है उसको चुनाव लड़ना मुश्किल है। आपके पास जनता हो, आपके साथ जनता हो, मुद्दे हो, सब कुछ हो, लेकिन फिर भी आप इस देश में चुनाव नहीं जीत पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में ये संघर्ष जो है जनता बनाम अडानी और अंबानी हो गया है। इसमें हमारे महामानव या प्रधान सेवक कहीं है ही नहीं, क्योंकि सारा झोला का माल उनका इन दोनों के पास है, और ये जो है ये माल लेके बैठे हुए हैं। और बाकी हम लोग इस देश में ही, अपने ही देश में चुनी हुई सरकार के अंदर में हम एक उपनिवेश बन चुके हैं, गुलाम बन चुके हैं, मजदूर भी नहीं बचे हैं। तो हमें अपने मजदूरी के अस्तित्व को बचाना भी अब जरूरी हो गया, उसके लिए लड़ना होगा। नहीं तो ये वापस जब 19वीं शताब्दी में हमको 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे अपने हिसाब से खर्च करने की आजादी का नियम मिला था, वो नियम भी हमारे हाथ से चला जाएगा। अभी जो इन्होंने नया लेबर कोड ले आए हैं उसमें भी 8 घंटे के काम को 12 घंटा कर दिया गया है। तो क्या हम काम करने के लिए पैदा हुए हैं और अडानी और अंबानी खाली पार्टी करने के लिए पैदा हुए हैं? ये वो सवाल है। क्या हमने इस जीवन में उनके लिए जन्म लिया है? क्या वो इस धरती के देवता हैं और हम इस धरती के मतलब नासूर है, गुलाम हैं, नासूर है, स्लेव हैं? हाँ, नासूर है। नासुर हैं। तो ये वो सवाल है जो इस देश की जनता के सामने खड़े हैं, और ये न्याय नहीं हो रहा है इस देश में, अन्याय अब शुरू हो चुका है। जी। अन्याय का आप जिक्र कर रहे हैं तो बड़ा असमंजस इस बात से है कि आप देख रहे हैं कि बंगाल में जो हो रहा है, आपने देखा इस देश में क्या हो रहा है। चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई जैसी संवैधानिक संस्थाएं जब हाथ खड़े कर दे तो संदीप जी क्या कहा जाए। आपने देखा होगा कि ईडी एक आईपैक के निदेशक को गिरफ्तार करके लाती है, चुनाव खत्म होता है, जमानत मिल जाती है। पवन खेड़ा पर संगीन धाराओं में एफआईआर हो जाती है, चुनाव खत्म हो जाता है, जमानत मिल जाती है। राहुल गांधी के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा केस दर्ज करने के लिए हाईकोर्ट में अपील जाती है, और जैसे ही चुनाव खत्म होता है अपील रिजेक्ट हो जाती है। तो आखिर ये है क्या? मैं एक छोटा सा कमेंट बस आखिरी आपसे पूछूंगा। देखिए शिव कुमार जी, अब तो ऐसा लगने लगा ना कि क्या कहें, किससे कहें और कितना कहें। अब तो इतने या गम फिर है। ये कहना चाहते हैं कहा जाता नहीं, रुका जाता नहीं और कहा जाता नहीं, रुक भी नहीं सकते और हाँ, कहा भी नहीं। सही बात है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि अब आपने इतने बहुत सारी चीजें का जिक्र कर दिया है, लेकिन बस पवन खेड़ा, जिनको हेमंत शर्मा विश्वास ने धमकी दी थी कि पवन खेड़ा को हम पेड़ा बना देंगे, जिस बदतमीज भाषा से उन्होंने लगातार उनके खिलाफ स्टेटमेंट दिए, उस मामले में था क्या? रिनकी शर्मा भूंइया उनकी पत्नी है। उनकी पत्नी के खिलाफ पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि उनके कई देशों के पासपोर्ट हैं, 2 देशों के पासपोर्ट हैं। अब 2 देशों का एक नागरिक का पासपोर्ट हो नहीं सकता है। उस सवाल का जवाब देने की जगह पे एक प्रदेश का मुख्यमंत्री उनको, एक व्यक्ति को, एक नागरिक को जो दोनों की बराबर हैं, उनको कहता है कि हम तुमको खेड़ा से पेड़ा बना देंगे, गालियां देता है, छोड़ूंगा नहीं, ये करूंगा वो करूंगा। उसके ऊपर कोई केस नहीं होता। आश्चर्य है देश की जुडिशरी की व्यवस्था पर, प्रशासन की व्यवस्था पर। उल्टे खेड़ा को जमानत लेनी पड़ती है। अरे भाई तुम जवाब दो ना, सवाल तो वहीं खड़ा है कि रिनकी शर्मा भूंइया के पास 2 पासपोर्ट कैसे है? जो आरोप लगाया करप्शन की, उनका जवाब दो ना कि इतना पैसा कैसे कमा लिया। वो जो मीडिया हाउस उन्होंने खड़ा किया है रिनकी शर्मा भूंइया ने, उसमें जो पैसा लगा है वो किसका पैसा लगा है? ब्लैक मनी है, व्हाइट मनी है तो कहां से है, कैसे है, किसने वो किया है? सॉरी। तो ये जो सवाल है ना शिव कुमार जी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अब आपने जिक्र किया, अब मैंने इसलिए कहा कहें तो किससे कहें? 27 लाख वोटर बंगाल में रो रहे हैं अपने हाथ में वोटर कार्ड लेके, क्योंकि कोर्ट कहता है
कि भाई हम चूंकि सुन नहीं पाए इसलिए तुम वोट मत देना, अब अगले साल देना। ये गजब का नियम है। आप पूरे कल कोई बंगाल आपसे के भूख से कहेगा, कल आपसे कोई कहेगा भूखा व्यक्ति कि हमें भोजन की जरूरत है, तो आप उससे कहेंगे कि आज ऐसे ही सो जाओ, कल खा लेना। नहीं, वो कहेगा कि नहीं, इस जन्म में मर जाओ, अगले जन्म में तुम खाना भरपेट भरपेट। इस जन्म मर जाओ, इस जन्म मर जाओ, अगले जन्म में तुम भरपेट खाना, हम तुमको अच्छे घर में पैदा करवा देंगे, या पैदा हो जाओगे, व्यवस्था करा देंगे। किसी ने देखा है 5 साल बाद क्या होगा? और नागरिक की अगर आप व्यवस्था नहीं करते हो तो इलेक्शन कराने की जरूरत क्या है? इलेक्शन को टाल दो ना। अगर आप नहीं कर पाते हो कायदे से, तो इन इलेक्शन का कितने मायने हैं? सवाल ये पत्रकारों को पूछना चाहिए, मीडिया को पूछना चाहिए कि जब 11 लाख लोगों के वोटर्स के नाम कटे, जो ये 27 लाख लोगों के नाम कटे हैं शिव कुमार जी, उसमें 2/3 मुसलमान है, 18 लाख। मालदा जैसे जिले में 8 लाख वोटर्स का नाम कटा है, मुर्शिदाबाद में 11 लाख वोटर्स का नाम कटा है। ये जो आप वोटर लिस्ट में सफाई, क्या सफाई एक ही कम्युनिटी की हो रही है? जब देश भारत आजाद हुआ और पाकिस्तान एक अलग देश बना, तो अभी का बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान था, तो जो अभी मुर्शिदा और मालदा या पश्चिम बंगाल में मुसलमान उस समय भी 18% थे। उन लोगों ने जाना नहीं चुना था, उन लोगों ने कहा कि हम रहेंगे इसी देश में। और हुआ क्या उसके बाद? उनकी आबादी बढ़ते बढ़ते 27% हुई है। आबादी सबकी बढ़ रही है, तो 27% लोगों को जीने का अधिकार नहीं है? या वोट कट रहा है तो उनका ही क्यों कट रहा है, और उनके साथ इस तरह का दोहरा व्यवहार क्यों? तो ये सब सवाल हैं जो सोचने चाहिए। और देखिए, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि ईडी सीबीआई एक ही पार्टी में भ्रष्टाचारी है, ममता बनर्जी भ्रष्टाचारी है, गजब हालत है। ममता बनर्जी जो एक हवाई चप्पल पहनती हैं, एक सूती की साड़ी पहनती हैं, और उनकी लड़ाई किससे है? वो व्यक्ति जो हर माने 1 घंटे पे एक सूट बदलता है, गर्मी में शॉल लेके चलता है, कैमरा लेके चलता है, माने बिना पीआर के कुछ चलता नहीं है, हर 1 घंटे पे कपड़ा बदलता है। उसकी लड़ाई ममता बनर्जी से है। ममता बनर्जी एक साड़ी एक दिन पहनती हैं, बदलने वाली नेता नहीं है वो। उन्होंने उसी चप्पल से और साड़ी से संघर्ष करके वो सीएम बनी है बंगाल की। धोखा देके, झूठ बोल के, मायावी काम करके नहीं बनी है। तो ऐसे में जनता इस बात को समझती है कि एसआईआर जो बंगाल में जरूरत नहीं थी, उसे करके लोगों को परेशान किया गया है, उनका उत्पीड़न हुआ है, और बंगाल में इसी का जनता जो है वो इसी के खिलाफ वोट दे रही है। बंगाल में सबसे बड़ा मुद्दा जो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जैसे एक अमानवीय काम को करने के खिलाफ वहां की जनता खड़ी है और उसका विरोध कर रही है। जी चलिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा है, और इसी के साथ फिलहाल हम आपसे इस खबर को यहीं विराम देंगे। आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।